नमस्कार। और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा की, जो राजस्थान की राजनीति में एक अहम चेहरा है, और उनसे जुड़े उन मामलों की भी जिनकी अक्सर चर्चा होती है। सवाल यह है कि उनके खिलाफ असल में कितने मामले हैं, उनकी कानूनी स्थिति क्या है और इन बातों में सच्चाई कितनी है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है वो एक विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें उनके जो ऑफिशियल कानूनी रिकॉर्ड है, मतलब जो हलफनामे उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हैं, और उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े जो बड़े विवाद रहे हैं, उनका विश्लेषण किया गया है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि जो कानूनी तौर पर दर्ज मामले होते हैं और जो राजनीतिक विवाद या सिर्फ जांच चल रही होती है, उनमें क्या क्या बारीक सा फर्क होता है या अक्सर मिक्स हो जाता है। सही कहा, अक्सर ये घालमेल हो जाता है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शायद गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना ठीक रहेगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो गोविंद सिंह डोटासरा जन्म 1 अक्टूबर 1964 का है और इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी के सदस्य हैं। जी, और उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ 2005 में, जब वो लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान चुने गए थे। और विधायक के तौर पर तो वो काफी लंबे समय से हैं, 2008 से ना। लक्ष्मणगढ़ से। हाँ 2008 से लगातार, और 2023 में तो उन्होंने अपनी चौथी जीत दर्ज की, वो भी कोई 18-19 हजार वोटों के अंतर से। अच्छा खासा मार्जिन है ये तो। और मंत्री भी रहे हैं वो। जी हाँ, 2018 के आखिर से लेकर 2021 के आखिर तक राजस्थान सरकार में मंत्री थे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग उनके पास था, स्वतंत्र प्रभार के साथ, और साथ में पर्यटन मंत्रालय भी संभाला। और पार्टी में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। हाँ बिल्कुल, जुलाई 2020 से वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। तो ये तो हो गई उनकी राजनीतिक यात्रा। अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर, कानूनी मामले। सबसे भरोसेमंद जरिया क्या है ये जानने का कि किसी नेता पर कितने केस चल रहे हैं? देखिए, इसका सबसे प्रामाणिक स्रोत होता है चुनाव आयोग (ECI) को दिए गए स्वघोषित हलफनामे। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज होते हैं, हर उम्मीदवार को देने पड़ते हैं, और इनमें उन्हें अपने ऊपर चल रहे जो भी लंबित आपराधिक मामले हैं उनकी जानकारी देनी होती है। अच्छा, तो गोविंद सिंह डोटासरा के हलफनामों से क्या पता चलता है, उन्होंने क्या घोषित किया है? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। उनके 2008, 2013, 2018 और फिर 2023 के विधानसभा चुनावों के जो हलफनामे हैं, उन सभी में उन्होंने लगातार यही घोषित किया है कि उनके खिलाफ 0 लंबित आपराधिक मामले हैं। 0, 0, एक भी नहीं। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत सुनी हैं। तो क्या ये लंबित आपराधिक मामला जो है, इसकी कोई खास कानूनी परिभाषा है जो आम बोलचाल से अलग हो? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर वो तकनीकी बारीकी है। ECI के नियमों के अनुसार लंबित आपराधिक मामला आमतौर पर उस स्टेज को माना जाता है जहां पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी हो और कोर्ट ने या तो उस पे संज्ञान ले लिया हो, मतलब कॉग्निजेंस, या फिर आरोप तय कर दिए हों, चार्जेस क्लेम कर दिए हों। अच्छा, तो सिर्फ FIR होना या फिर जांच चलना काफी नहीं है? नहीं, सिर्फ FIR या शुरुआती जांच इस परिभाषा में नहीं आती। जब तक चार्जशीट फाइल होकर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट उस लेवल पर न हो, तब तक तकनीकी रूप से वो लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जाता हल्फनामे के लिए। ओहो, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब अगर ED या CBI जैसी कोई एजेंसी जांच कर भी रही हो, लेकिन चार्जशीट नहीं है या आरोप तय नहीं हुए, तो हलफनामे में 0 लिखना तकनीकी रूप से सही होगा। जी हाँ, कानूनी तौर पर यही स्थिति है, और शायद इसीलिए जो कानूनी रिकॉर्ड है और जो पब्लिक परसेप्शन है, उसमें इतना अंतर दिखता है कई बार। ये समझना जरूरी था। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू होता है हलफनामों में वित्तीय स्थिति। उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, वो जानकारी भी दी जाती है। अगर आंकड़ों को देखें तो 2008 में उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 44.25 लाख रुपए थी और देनदारियां 7.5 लाख के आसपास। ठीक है। 2013 में कुल संपत्ति बढ़कर करीब 1.28 करोड़ रुपए हो गई। 2018 में ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार, 2.04 करोड़, और तब देनदारियां 0 बताई गई थी। और फिर 2023 के हलफनामे में कुल संपत्ति करीब 3.36 करोड़ और देनदारियां लगभग 52 लाख रुपए घोषित की गईं। यानी उनके विधायक और मंत्री रहने के दौरान घोषित संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि संपत्ति बढ़ना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, न ही ये किसी गड़बड़ी का सबूत है। इसके वैध कारण हो सकते हैं, पर हाँ, ये उनके पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और अक्सर राजनीतिक चर्चा का विषय बनता है।
और जब इसे उनके शून्य आपराधिक मामले वाले रिकॉर्ड के साथ देखते हैं तो एक कॉन्ट्रास्ट तो दिखता है। समझ गई। तो एक तरफ कानूनी रिकॉर्ड है, शून्य मामले, दूसरी तरफ संपत्ति में वृद्धि और कुछ विवाद जिनकी हम बात करेंगे। यहीं से शायद वो राजनीतिक मामले वाला एंगल आता है ना? बिल्कुल, यहीं पर विश्लेषण थोड़ा पेचीदा हो जाता है। औपचारिक रिकॉर्ड 0 केस दिखाता है, लेकिन उनके करियर में ऐसे विवाद रहे हैं जिन पर मीडिया और विपक्ष ने खूब फोकस किया। इन्हें हम पॉलिटिकल केस या जांच के दायरे वाले मुद्दे कह सकते हैं। 2 मामले इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। कौन से 2 मामले? पहला कौन सा है? पहला है रीट 2021 पेपर लीक मामले की जांच। हाँ, रीट, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये तो बहुत बड़ा मामला बना था। क्या हुआ था इसमें और डोटासरा का नाम कैसे आया? ये 2021 की रीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला था। एक बड़ा स्कैंडल था जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था। कानूनी तौर पर यह एक वास्तविक और जारी प्रक्रिया है। पुलिस एफआईआर हुई, जिसके आधार पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। आरोप यह था कि एक सिंडिकेट ने पेपर लीक किया और 8-10 लाख रुपए में कैंडिडेट्स को बेचा। और इसमें डोटासरा की भूमिका पर सवाल क्यों उठे? वो तो शायद बाद में मंत्री नहीं रहे थे। हाँ, जब जांच तेज हुई तब तक वो पद छोड़ चुके थे। लेकिन जिस समय ये घोटाला हुआ 2021 में, उस समय गोविंद सिंह डोटासरा ही शिक्षा मंत्री थे। तो क्योंकि विभाग उनके अंडर था, विपक्ष ने, खासकर बीजेपी ने, उनकी भूमिका की जांच की मांग की कि क्या उन्हें पता था या कोई लापरवाही हुई। और क्या ईडी ने डोटासरा के संबंध में कोई सीधी कार्रवाई की? और सीकर में डोटासरा और उनके कुछ रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे मारे। इतना ही नहीं, उनके 2 बेटों अभिलाष और अविनाश को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। ओहो, चुनाव से बिल्कुल पहले। जी, इस केस में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार मीणा, जो कथित तौर पर सिंडिकेट का हिस्सा थे। तो इन छापों और जांच पर डोटासरा का क्या कहना था? उन्होंने हमेशा अपना बचाव किया है। पब्लिक में कहा कि अगर उनकी जरा सी भी मिलीभगत साबित हो जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, खासकर उसकी टाइमिंग को लेकर। उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ईडी की कार्रवाई को गुंडागर्दी कहा था और केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। डोटासरा ने यह भी दावा किया कि ईडी को छापों में कोई आपत्तिजनक चीज या कैश नहीं मिला, बस उनके और बेटों के फोन और ईमेल लिए गए। तो इस रीट मामले की अभी क्या स्थिति है कानूनी तौर पर? क्या ये उनके शून्य मामले वाले हलफनामे को गलत साबित करता है? देखिए, यहीं पर वो कानूनी पेच है। रीट जांच चल रही है, ईडी एक्टिव है, ये एक वास्तविक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जहां तक पब्लिक डोमेन में जानकारी है, अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। और जैसा हमने पहले समझा, ईसीआई नियमों के तहत बिना चार्जशीट या आरोप तय हुए ये लंबित आपराधिक मामला नहीं बनता है। तो तकनीकी रूप से हलफनामे का दावा गलत नहीं है। हाँ, राजनीतिक तौर पर यह मामला उन पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाता है। ठीक है, ये रीट वाला मामला अब ज्यादा साफ हुआ। दूसरा बड़ा विवाद कौन सा था? दूसरा बड़ा विवाद आया जुलाई 2021 में। ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस 2018 की भर्ती में भाई भतीजावाद के आरोपों से जुड़ा था। आरएस भर्ती, हाँ, ये भी काफी सुना था। क्या आरोप थे इसमें? इसमें बात ये सामने आई कि आरएएस 2018 के इंटरव्यू में गोविंद सिंह डोटासरा की बहू प्रतिभा पूनिया और उनके सगे भाई और बहन यानी बहू के भाई बहन तीनों को इंटरव्यू में 100 में से ठीक 80 नंबर मिले थे। तीनों को 80? 80, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, और दिलचस्प बात यह थी कि लिखित परीक्षा में उनके नंबर काफी कम थे, 50% के आसपास ही। तो लिखित में एवरेज स्कोर और इंटरव्यू में इतने ज्यादा और बिल्कुल एक जैसे नंबर, इसने शक पैदा किया। जाहिर है इस पर हंगामा हुआ होगा। बिल्कुल, विपक्ष ने इसे तुरंत लपक लिया। गुलाबचंद कटारिया जैसे नेताओं ने इस पैटर्न पर सवाल उठाए और जांच की मांग की। आरोप लगे कि डोटासरा ने शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। और डोटासरा ने क्या कहा इस पर? उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह मेरिट पर आधारित और पारदर्शी था। उनका तर्क था कि सिर्फ किसी नेता का रिश्तेदार होने से किसी को योग्यता आधारित चयन से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे ने भी 2016 में आरएएस क्लियर किया था, तब तो कोई सवाल नहीं उठा। मतलब उनके परिवार के लोग अपनी काबिलियत से पास हो रहे हैं। तो क्या इस आरएएस वाले मामले में कोई कानूनी कार्रवाई हुई, एफआईआर या किसी एजेंसी की जांच? हमारी जानकारी और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं लगता। ये विवाद मुख्य तौर पर राजनीतिक बयानों और मीडिया की बहसों तक सीमित रहा। कोई औपचारिक पुलिस शिकायत या किसी एजेंसी की जांच शुरू होने का कोई प्रमाण पब्लिक में नहीं है। तो ये उस राजनीतिक मामले का एक क्लासिक उदाहरण है जो कभी औपचारिक कानूनी केस बना ही नहीं।
ये दिखाता है कि कैसे कोई नेता पब्लिक की नज़र में या मीडिया में तो मामलों का सामना करता है, पर जरूरी नहीं कि वो कानूनी मामला हो। तो इन दोनों बड़े विवादों को देखने के बाद हम गोविंद सिंह डोटासरा के मामलों को कैसे समेट सकते हैं? क्या सार निकलता है? देखिए, पूरी तस्वीर को देखें तो ये साफ है कि डोटासरा के मामलों का सीन काफी न्यूआंस्ड है, मतलब सूक्ष्म है। इसमें कानूनी सच्चाई और राजनीतिक नैरेटिव के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं। तो एक बार फिर से क्लैरिटी के लिए, कानूनी तौर पर फॉर्मली पेंडिंग क्रिमिनल केस कितने हैं? उनके अपने हलफनामों के अनुसार 0, 0। आरई पेपर लीक जांच? वो एक वास्तविक एक्टिव कानूनी जांच है, ईडी उसमें शामिल है, लेकिन अभी वो जांच के स्टेज पर है। डोटासरा के खिलाफ चार्जशीट की कोई जानकारी पब्लिक में नहीं है, तो कानूनी परिभाषा में पेंडिंग केस नहीं है, भले ही राजनीतिक मुद्दा बड़ा है। और आरएएस वाले आरोप? वो एक सीरियस पब्लिक और पॉलिटिकल विवाद था, लेकिन लगता नहीं कि वो कभी फॉर्मल कानूनी शिकायत या जांच में बदला। वो राजनीतिक दायरे में ही रहा। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, खासकर जब ईडी जैसी एजेंसी जांच कर रही हो, कि भाई अगर आरोप है तो एक्शन क्यों नहीं दिखता, नतीजा क्यों नहीं आता? इसका जवाब कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता में है। ये चीजें समय लेती हैं। ईडी की जांच हो या कोई और, सबूत जुटाना, गवाही लेना, कड़ियां जोड़ना, इसमें वक्त लगता है। फिर चार्जशीट बनती है, फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है जिसमें सालों लग सकते हैं। रीट मामले में जांच चल रही है तो नतीजा अभी दूर हो सकता है, और आरएस वाले मामले में क्योंकि औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो कानूनी एक्शन या नतीजे का सवाल ही नहीं उठता। तो कुल मिलाकर डोटासरा के केस में एक तरफ उनका साफ कानूनी रिकॉर्ड है, 0 पेंडिंग क्रिमिनल केस हलफनामों के हिसाब से, और दूसरी तरफ उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े ये हाई प्रोफाइल विवाद और जांच है, जैसे रीट और आरएस। बिल्कुल, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही समझना सबसे जरूरी है। आरईटी जांच चल रही है, कानूनी प्रक्रिया है, पर अभी नतीजा नहीं आया है। आरएस वाले आरोप राजनीतिक विवाद ज्यादा रहें, कानूनी मामला नहीं बने। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या समझें? ये क्या बताता है हमें? ये दिखाता है कि पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कितना पेचीदा हो सकता है। एक तरफ कानूनी रूप से परिभाषित मामले होते हैं जिनका एक तय मतलब और प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ होती है पब्लिक स्क्रूटनी, आरोप, राजनीतिक विवाद, जो भले ही कानूनी तौर पर साबित ना हो लेकिन व्यक्ति की इमेज और करियर पर बहुत असर डालते हैं। और ईडी जांच जैसी चीजें ये भी दिखाती हैं कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं, खासकर उनकी टाइमिंग, राजनीतिक माहौल से प्रभावित हो सकती हैं, या कम से कम ऐसा आरोप लग सकता है। हाँ, ये बहुत ही महीन रेखा है। जी, और ये चर्चा एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि जब हम किसी पब्लिक फिगर को देखते हैं तो हमें कानूनी रिकॉर्ड और पब्लिक में चल रहे आरोपों के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए। क्या कानूनी तथ्य को हमेशा राजनीतिक आरोप से ऊपर रखना चाहिए, या पब्लिक लाइफ में नैतिकता के सवालों को भी उतना ही वजन देना चाहिए, भले ही वो कानूनी केस ना बने? इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये। इस जटिल विषय को इतने साफ तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद।